हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में। 2024 क्यों बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि अभी 2025 चल रहा है, आप 2024 की बात क्यों कर रहे हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे। अब अगर मैं बात करूं तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है अब क्या बन चुका है, एक्ट बन चुका है, क्योंकि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इस बिल को जो इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया, राज्यसभा ने भी इसको कल पास कर दिया था। दैट मीन्स ऑन 5 अप्रैल को पास कर दिया गया था बाय राज्यसभा। उसके बाद प्रेसिडेंट ने भी उस पर अपने साइन कर दिया। दैट मीन्स प्रेसिडेंट ने अपनी एसेट दे दी द्रौपदी मुर्मू ने। उसके बाद जो है ये बिल जो है वो एक्ट बन गया और वी कैन से एक लॉ बन गया, राइट। तो यहाँ पे बात करेंगे आज हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में, इसके बारे में सब कुछ थॉरली जो है हम इसके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो एक बिल क्या होता है, बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस है। एक्ट और वी कैन से लॉ। बिल इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं तो बिल क्या है, हमारे पास प्रपोजल है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक प्रपोजल लेके आई। एक प्रपोजल जो गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब देखो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, या तो वो बिल इंट्रोड्यूस होगा अपर हाउस में या फिर लोअर हाउस में। अब अपर हाउस कौन सा होता है, लोअर हाउस कौन सा होता है। अपर हाउस होता है आपके पास राज्यसभा, लोअर हाउस होता है आपके पास लोकसभा, राइट। तो यहाँ पे देखो जब बिल इंट्रोड्यूस होगा उसके बाद क्या होता है, इस पे थॉरली डिस्कशन होती है। दैट मीन्स इस बिल को एक बार प्रपोज कर दिया, उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक कमेटी के पास। पार्लियामेंट्री कमिटीज आप पढ़ते हैं, राइट। पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है, उनके पास वो बिल जाता है। फिर पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है वो क्या करती है, उसके मेंबर जो होते हैं उस बिल को क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस करते हैं, मतलब वहां पे उसको रीड आउट करेंगे। फिर वहां पे पार्लियामेंट्री कमिटीज अपनी तरफ से सजेशंस देगी गवर्नमेंट को कि इस बिल में ये फर्दर चेंजेस होनी चाहिए, कि ये क्लॉज जो है इसमें ये क्लॉज ऐड करो, ये क्लॉज को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब कि इसमें ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। एक तरह से क्या करती है वो बिल को चेक करती है, क्रॉस चेक करती है। उसके बाद फर्दर बिल रिटर्न कर देगी गवर्नमेंट को और फिर से जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी की सजेशन ही के साथ साथ यहाँ पे बिल पे किसकी सजेशंस भी ली जाती है। किसकी सजेशन ली जाती है, वो लोगों की जो हम लोग हैं, दैट मीन्स पब्लिक की एडवाइस भी ली जाती है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, उसको मतलब ऑफिशियल गैजेट पे पब्लिश कर देती है और वहां से पब्लिक से उनकी सजेशंस मांगती है। अब जैसे पब्लिक की सजेशंस आएंगी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सजेशंस होगी, उसके बाद वो बिल जो है फाइनल ड्राफ्ट किया जाएगा। अब जैसे बिल फाइनल ड्राफ्ट हो जाता है उसके बाद जो है वो प्रपोज कर दिया जाता है हाउस में। अब हाउसेस क्या करती है, उस बिल पे डिस्कशंस करती है और उसके बाद जो है उस पे वोटिंग की जाती है और वोटिंग के बाद जो है उसको बिल को पास किया जाता है। अब जैसे दोनों हाउस उस बिल को पास कर देते हैं, फिर वो बिल जो है किसके पास चल जाता है, हेड ऑफ द फैमिली। दैट मीन्स जो हम बात कर रहे हैं हेड ऑफ द कंट्री की बात कर रहे हैं, वो कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। फिर प्रेसिडेंट अपने, जब तक प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन नहीं करते हैं, मतलब बिल कब आपके पास एक्ट बनेगा या फिर लॉ बनेगा, जब उस पे प्रेसिडेंट जो है अपने साइन करेंगे। जब तक प्रेसिडेंट अपनी एसेंट नहीं देंगे तब तक जो है कोई भी बिल जो है वो लॉ और एक्ट नहीं बन सकता, राइट। तो यहीं पे बात करते हैं अब इस बिल के बारे में। किसके बारे में, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 भी आप बोल सकते हो, राइट। अब इससे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में। अब इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। जनरली हिस्ट्री की बात करें, जैसे हमने बात करी थी ना कि अभी क्या होता है, सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है। तो इसकी बात कर रहा हूं हिस्ट्री में। 2024 में सबसे पहले 8 ऑफ अगस्त 2024 को लोकसभा में एक बिल, दो बिल, जनरली लोकसभा में 2 बिल जो है वो प्रपोज किए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। हम बात कर रहे हैं
8 अगस्त 2024 के बारे में। जब लोकसभा में 2 बिल प्रपोज किए गए। एक बिल था आपके पास वक्फ अमेंडमेंट बिल एंड सेकंड था आपके पास मुसलमान वक्फ रिपील बिल, राइट। तो ये 2 बिल थे जो कब प्रपोज हुआ, लोकसभा में प्रपोज किए गए थे 8 अगस्त 2024 को। अब देखो यहाँ पे ना 2 बिल्स हैं। एक तो देखो किसकी बात कर रहा है, एक में हम बात कर रहे हैं अमेंडमेंट की। तो अमेंडमेंट से याद रखना कि अमेंडमेंट का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे कोई एक एक्ट है या फिर कोई लॉ है जिसमें हमने क्या करनी है, चेंजेस करनी है, या उसको वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स में मॉडिफाई करना है, तो उसको बोल देंगे हम अमेंडमेंट। और वहीं पे रिपील का मतलब कि पहले हमारे पास कोई ओल्ड एक्ट है या फिर कोई ओल्ड एग्जिस्टिंग लॉ है जिसको हमने क्या करना है, अबॉलिश करना है, रिपील करना है, खत्म करना है, राइट। तो उसके लिए भी एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखो ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल था, मतलब ये किस एक्ट को, मैंने बोला कि पहले कोई एग्जिस्टिंग एक्ट था, ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग एक्ट या फिर लॉ है जिसमें हमने क्या करनी है, चेंजेस करनी है, तो उसके लिए हमें एक अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब जब अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया तो ये मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जिसको अभी हम 2025 के नाम से जान रहे हैं, तो ये जो इंट्रोड्यूस किया गया, ये इंट्रोड्यूस किया गया टू अमेंड द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, वक्फ अमेंडमेंट सॉरी वक्फ एक्ट 1995। इसमें हमने चेंजेस करनी थी, इसको चेंज करने के लिए अमेंडमेंट बिल 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया। वहीं पे अगर सेकंड बात करें तो हम सेकंड में बात कर रहे हैं रिपील की। यहाँ पे हमने रिपील करना है किसी एग्जिस्टिंग एक्ट और लॉ को, जो है मुसलमान वक्फ बिल। तो यहाँ पे ये किसको था, किसको अबॉलिश करने के लिए, किसको रिपील करने के लिए किया गया इंट्रोड्यूस, मुसलमान वक्फ एक्ट 1923। दैट मीन्स कि जो हमारे पास प्री इंडिपेंडेंस से एक वक्फ एक्ट चलता रहा है, उसको रिपील करने के लिए ये मुसलमान वक्फ बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, प्रपोज किया गया लोकसभा में ऑन 8 अगस्त 2024। इसके बाद इस बिल को क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास, और इसको ऑफिशियली गैजेट में पब्लिश कर दिया गया, जिससे पब्लिक की क्या मांगी गई, सजेशंस मांगी गई, ठीक है। अब जब यहाँ पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी और पब्लिक सजेशंस के बाद अब इस बिल को फर्दर इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। कौन सा बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 अब हम बोलेंगे, इसको इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में। देखो यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है कि जैसे हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउसेज है, राइट। आप सबको पता है कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, एक है आपके पास अपर हाउस, एक है लोअर हाउस, ठीक है। देखो डिपेंड करता है कि किस टाइप का बिल है और वो कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल की, इसको इंट्रोड्यूस किया गया लोअर हाउस में, दैट मीन्स लोकसभा में। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म्स याद रखना, एक होगा फर्स्ट हाउस, एक होगा सेकेंड हाउस, अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा। फर्स्ट हाउस कौन सा हाउस होता है, फर्स्ट हाउस जनरली उस हाउस को बोला जाता है जहां पे बिल फर्स्ट टाइम प्रपोज किया गया या फिर बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 कौन से हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद लोकसभा ने क्या किया, इसको पास कर दिया, पास कर दिया मेजॉरिटी से।
अब मेजॉरिटी से कैसे पास किया, कितनी वोट्स यहाँ पे इसके फेवर में आई, अगर हम बात करें तो 288 वोट जो है वो इसके फेवर में थी, और इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें लोकसभा में जो वोटिंग हुई वो 232 वोट जो थी वो इसके अगेंस्ट में थी, बिल के अगेंस्ट में थी, राइट। अब हमें पता है कि मेजॉरिटी से पास हुआ, अब लोकसभा में अगर पास नहीं होता तो अल्टीमेटली बिल वहीं पे लैप्स हो जाना था, बट लोकसभा में इसको मेजॉरिटी से पास कर दिया गया। देन आफ्टर ये बिल जो है पास होने के बाद कहां पे चला गया, राज्यसभा में। राज्यसभा, अब देखो जो फर्स्ट हाउस कौन सा है जहां पे बिल इंट्रोड्यूस हुआ, और फर्स्ट हाउस ने जब बिल को पास कर दिया उसके बाद वो बिल कहां पे चला गया, सेकंड हाउस में। दैट मीन्स जिस हाउस में एक इंट्रोड्यूस होने के बाद और इंट्रोड्यूस और पास होने के बाद जो जाता है वो कौन सा हाउस होता है, सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस में भी इस बिल को कंसीडर किया गया, और इस बिल को ऑन 5 अप्रैल 2025 को सेकंड हाउस, दैट मीन्स राज्यसभा ने भी क्या कर दिया, इस बिल को पास कर दिया विद मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। अब पास जब किया तो इसके फेवर में हम बात करें, फेवर में कितनी वोट्स आई, फेवर में आपके पास वोट्स आई 128, और वहीं पे अगेंस्ट में मैं बात करूं तो 95 वोट जो थी राज्यसभा में वो इस बिल के अगेंस्ट थी। तो देखो बहुत ही क्लोज था दोनों हाउसेस में, जो मार्जिन जो था फेवर और अगेंस्ट का दोनों हाउसेस में अगर हम बात करें तो बहुत ही क्लोज रहा, मतलब कुछ मेंबर्स इसके फेवर में थे, कुछ मेंबर इसके अगेंस्ट थे। अब देखो इसके फेवर में क्यों है क्यों नहीं है वो मैटर करता है कि उसके पीछे पार्टीज के हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, बट हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम इस एक्ट को देखेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसमें क्या टर्म जो है यहाँ पे एग्जामिनर या यूपीएससी जो स्टेट सर्विस एग्जाम्स है क्या क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जा सकते हैं। तो इतना क्लियर हुआ कि कैसे ये एक्ट जो है मतलब बिल जो है वो पास हुआ। अब दोनों हाउसेस ने इसको पास कर दिया, जैसे ही बोथ द हाउसेस बिल को पास कर देते हैं, व्हेन बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, दैट इज राज्यसभा और लोकसभा, तो उसके बाद बिल कहां पे भेज दिया जाता है, सेंड टू प्रेसिडेंट। अब बिल किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने क्या किया, इस बिल पे साइन कर दिया। ठीक है, एक प्रेसिडेंट के पास बिटो पावर्स भी होती है, प्रेसिडेंट चाहते हैं बिटो पावर यूज कर सकते थे, राइट। वो चलो वो हम अलग टॉपिक है, उसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या कर दिया, इस बिल पे साइन कर दिया, और जैसे ही बिल पे साइन हो गया तो बिल क्या बन गया आपके पास, अब बिल क्या बन जाएगा, आफ्टर द एसेंट ऑफ बिल बिकेम एन एक्ट और लॉ। एक्ट और लॉ कब बनेगा, जब उसको क्या, उस बिल को एसेंट मिल जाती है, किससे, प्रेसिडेंट से। मतलब एसेंट का मतलब कि प्रेसिडेंट भी उसको पास कर देता है और साइन कर देता है, प्रेसिडेंट ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाई, राइट। तो अब ये बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया, राइट। इतना क्लियर हुआ, तो थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 नंबर 14 ऑफ 2025, मतलब ये 14th नंबर है इस 2025 में जो अमेंडमेंट्स की गई, राइट। तो यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने पहले बोला कि अमेंडमेंट किसी एक्ट को, जो एग्जिस्टिंग एक्ट था उसमें क्या किया गया, अमेंड किया गया, कोई उसमें कुछ चेंजेस की गई, तो वक्फ एक्ट 1995 को चेंज किया गया, राइट। तो इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे, अब जो ये एक्ट कंसीडर किया जाएगा 1995 वाला एक्ट को, अब हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो है वो यूज करेंगे। दैट मीन्स अब जो इम्प्लीमेंटेशन जो होगी इस एक्ट के अंडर वो 2025 के अकॉर्डिंग होगी। 1995 के जो प्रोसीजर हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, ठीक है, वो सेम रहेंगे जो इस एक्ट में बोला होगा, ठीक है। और जो चेंजेस किए गए हैं वो इसके अकॉर्डिंग जो है 2025 के अकॉर्डिंग जो है वो इनेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला गया कि अब ये फोर्स में कब आएगा, ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। दैट मींस अब ये इन्होंने सीधा बोले कि ये एक्ट जो है कब इनेक्ट होगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफाई कर देगी ऑफिशियल गैजेट पे कि ये एक्ट जो है कौन सी डेट से इसको जो है इनेक्ट किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात बोल दी गई, इन सेक्शन 1 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995
refer to as principal act in subsection clause 1 for the bird's unified work management, empowerment, efficiency and development shall be substituted. Right, that means कि देखो लोकसभा ने जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, वर्क बिल अमेंडमेंट बिल 2025, तो उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था एक नेम से जिसको नाम दिया गया था उम्मीद बिल। ठीक है, इसको एक और नाम दिया गया था उम्मीद बिल। राइट, तो अब उम्मीद की फुल फॉर्म क्या है आपके पास? यूनिफाइड, यू से आगे आपके पास, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, यूनिफाइड मैनेजमेंट, ई से आगे आपके पास एम्पावरमेंट, नेक्स्ट ई से आगे आपके पास एफिशिएंसी, राइट, एंड आपके पास डी से आपके पास आ गया डेवलपमेंट। राइट, ये बात क्लियर हुई। तो हम इस एक्ट को, वर्क एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2025 को उम्मीद एक्ट 2025 भी बोल सकते हैं। तो देखो इसको जो है, देखो अब यहाँ पे किस में ऐड किया गया, सब सेक्शन, ये 1 फॉर द बर्ड, वर्क फॉर द बर्ड्स यूनिफाइड वर्क, मतलब यहाँ पे इस 1995 के एक्ट में ही सब सेक्शन 1 जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें इसका नाम कर दिया उम्मीद। ठीक है, कि इसको जो है उम्मीद के नाम से भी जाना जा सकता है। तो ये बात भी याद रखना कि वर्क अमेंडमेंट एक्ट का दूसरा नाम क्या है? उम्मीद। यू फॉर यूनिफाइड, एम फॉर मैनेजमेंट, ई फॉर एम्पावरमेंट, ई फॉर एफिशिएंसी एंड डी फॉर डेवलपमेंट। राइट, इतना क्लियर हुआ होगा आई होप। चलो अब देखो, अब इसके बारे में बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री की बात क्या, कि ये वक्फ है क्या, इसकी टर्म्स के बारे में जानेंगे। व्हाट इज वक्फ? वक्फ क्या है? कोई एंटिटी है, कोई पर्सनैलिटी है, या क्या है? वक्फ है एक प्रॉपर्टी। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी? वक्फ किसको बोलते हैं? प्रॉपर्टी को। कौन सी प्रॉपर्टी? डोनेटेड प्रॉपर्टी। अब ये डोनेटेड प्रॉपर्टी फॉर किस पर्पस के लिए? फॉर द रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए। जब कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर देता है फॉर द रिलीजन और चैरिटेबल पर्पस के लिए, तो उस प्रॉपर्टी को क्या टर्म हम यूज करते हैं? वक्फ बोल दिया जाता है। अब देखो, जो पर्सन जिसकी, अब यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी थी, अब उस पे कोई भी बिल्डिंग बना, ठीक है, अब वो जो प्रॉपर्टी है जिसने डोनेट की, उस पर्सन को हम बोल देंगे वाकिफ। एक टर्म याद रखना, सिंपल वर्ड्स में बात कर रहा हूं। वाकिफ कौन है? उस प्रॉपर्टी का ऑनर, जिसने क्या कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया फॉर द रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। अब यहां पे एक और टर्म आपके पास आएगी, वो आपके पास आती है मुताबली। अब भाई साहब, ये मुताबली क्या होता है? अब मुताबली का मतलब कि जब यहाँ पे ये जो वाकिफ ने अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी जब डोनेट कर दी, अब उस प्रॉपर्टी की जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, राइट, वो जो पर्सन होगा उसको क्या बोल देंगे? मुताबली। जो क्या करेगा? उस प्रॉपर्टी की एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, उस प्रॉपर्टी की देख रेख करेगा, केयर टेक करेगा। बट हाँ, हमने बात करी कि ये प्रॉपर्टी वक्फ कौन सी प्रॉपर्टी है? जो डोनेटेड प्रॉपर्टी है फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। मतलब इसके बाद इस प्रॉपर्टी पे कोई और काइंड ऑफ एक्ट नहीं हो सकता। दैट मीन्स फर्दर इसको अगर बोलने की हमें सेल करना है, परचेज करना है, कोई अदर एक्टिविटी करनी है, नहीं, ये जो है प्रॉपर्टी यूज होगी फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, और इसको केयर टेक कौन करेगा? मुतावली। राइट, अब ये प्रॉपर्टी डोनेट किसने की? वाकिफ ने डोनेट की। अब ये जो डोनेट होगी, किसके नाम पे डोनेट होगी? बात यहां पे आती है। ये प्रॉपर्टी जो डोनेट की जाती है, वाकिफ और मुताबली
दैट मीन्स वाकिफ ने प्रॉपर्टी डोनेट कर दी किसके नाम पे? इन द नेम ऑफ अल्लाह। मतलब एक बार अल्लाह को प्रॉपर्टी दे दी, भगवान को प्रॉपर्टी दे दी, उसके बाद जो है ये प्रॉपर्टी आपको फिर से ट्रांसफर नहीं होगी। तो ये मुताबिली क्या कर रहा है? जस्ट उस अल्लाह की प्रॉपर्टी की अब क्या कर रहा है? देख रेख कर रहा है। वाकिफ ने अपनी तरफ से वक्फ कर दिया उसको, दैट मीन्स वो प्रॉपर्टी जो है उसको डोनेट कर दिया। राइट, क्लियर बात इतनी? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, इतना आपको क्लियर होगा। चलो अब इसको फिर से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब थोड़ा सा देखो, अब ये वक्फ का कॉन्सेप्ट ओरिजिन कहां से होता है? इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत के टाइम से, दिल्ली सल्तनत जब इंडिया में प्रेवलेंट था उससे पहले की बात करते हैं। तो जब यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर, आपको पता है कि बहुत से एम्पायर थे जो रूल कर रहे थे, तो यहाँ पे बात करते हैं, एक आपके पास सुल्तान थे, सुल्तान मुइजुद्दीन, मुइजुद्दीन, मुइजुद्दीन सैम गौर, GHAOR। ठीक है, ये सुल्तान थे। इन सुल्तान भाई साहब ने क्या किया? अपने एम्पायर के दो विलेजेस जो है, दो विलेजेस जो है वो ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, और वी कैन से डोनेट कर दिए, डोनेट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसके लिए? जो आपके पास जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के लिए डोनेट कर दिए। जामा मस्जिद कहाँ की बात कर रहा हूं? मुल्तान की। और देखो, जामा मस्जिद मुल्तान के लिए जब सुल्तान मुइजुद्दीन सैन गौर ने अपने एम्पायर के दो विलेजेस को ट्रांसफर किया, तो अल्टीमेटली सुल्तान मुइजुद्दीन सैन गौर क्या हो गए इस टाइम पे? वाकिफ। हम इनको बोलेंगे वाकिफ। और ये जो दो विलेजेस है ये क्या आ गया आपके पास? वक्फ। ठीक है, मतलब यहाँ पे अब जामा मस्जिद का ही रूल होगा, यहाँ पे जामा मस्जिद ही बनेगी। राइट, कि मतलब मस्जिद के लिए कर दे तो वहां पे मस्जिद ही बनेगी, वहां पे जो भी मतलब इनके रिचुअल्स हैं वही परफॉर्म होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि अब टू विलेजेस जब ट्रांसफर किए तो अब इसका जो हैंड ओवर कर दिया, कि अब इसकी एडमिनिस्ट्रेशन किसको हैंड ओवर कर दी? एडमिनिस्ट्रेशन जो हैंड ओवर कर दी वो कर दी शेखुल इस्लाम भाई साहब को, शेखुल इस्लाम। तो शेखुल इस्लाम को हम क्या बोलेंगे? मुताबली। राइट, तो ये आगे शेखुल इस्लाम जो क्या क्या किया? हैंडेड ओवर कर दी एडमिनिस्ट्रेशन किसकी? इन टू विलेजेस की। किसने की? सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर ने। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया वक्फ, वाकिफ और मुताबली क्या टर्म्स होती है, आपको क्लियर हुआ। और इसका कॉन्सेप्ट कहां से ओरिजिन जो हुआ वक्फ का, वो दिल्ली सल्तनत से हुआ। अब देखो, जैसे दिल्ली सल्तनत इंडिया में प्रेवलेंट हुई, ठीक है, अगर हम बात करें भारतवर्ष में, तो जैसे जैसे इंडिया में आए, भारत में आए, तो उसके बाद जो है ये पूरे भारत में भी मतलब वक्फ का कॉन्सेप्ट जो है प्रेवलेंट हो गया, वक्फ की प्रॉपर्टी एस्टेट जो है वो इंक्रीज होता गया। और ये कॉन्सेप्ट जो है ब्रिटिश टाइम में भी चल रहा था। देखो, अब ब्रिटिशर ने भी इतने टाइम तक रूल किया। अब देखो यहाँ पे ब्रिटिशर ने क्या किया था? ब्रिटिशर जनरली इंडिया में आए थे फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, ट्रेड के लिए आए। तो उनको पता था कि अगर हमें लॉन्ग टाइम तक ट्रेड करना है तो वी हैव टू, अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें यहाँ पे रूल करना पड़ेगा। अब रूल कैसे करना पड़ेगा? क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अब स्ट्रांग बनने के लिए हमारी जो है एक आर्मी, स्ट्रांग आर्मी होनी चाहिए। आर्मी के दैट मीन्स मैन पावर होनी चाहिए, अलॉन्ग विद हमारे पास क्या होने चाहिए? इक्विप्ड वेपन होने चाहिए, जो इनके पास था, जिसकी वजह से इन्होंने रूल किया। फिर धीरे धीरे जब इन्होंने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर लिया, तो इन्होंने एक और यहाँ पे पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस करी। मतलब पॉलिसी नहीं बोल सकते, कि जो जिस पॉलिसी के बेसिस पे ये यहाँ पे रूल कर रहे थे, डिवाइड एंड रूल। राइट, तो उसी टाइम पे देखो, जब इंडिया जब ब्रिटिश एम्पायर था, तो उस टाइम पे भी वक्त
का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वक्फ एस्टेट थे। तो अब जब वक्फ का मैटर जब था, जो प्राइवी काउंसिल लंदन में है, जब प्राइवी काउंसिल लंदन के पास पहुंचा कि ऐसे ऐसे इनके पास वक्फ एक का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, और इनके पास बहुत ज्यादा एस्टेट्स है जिनसे हम बहुत ज्यादा रिवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। अब प्राइवी काउंसिल लंदन में जब ये कॉन्सेप्ट गया, तो यहाँ पे फिर डील किया गया फॉर जजेस द्वारा। इस मैटर को जब कंसीडर किया गया इंग्लैंड में, लंदन में कोर्ट में, तो उस टाइम जजेस की जो स्टेटमेंट थी, तो जजेस ने इस वक्त कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया एज अ परपेचुटी ऑफ द बस्ट and the most pernicious kind। मतलब अपने टाइम का और इस समय का सबसे बस्ट, सबसे खराब और सबसे कीमती किस्म का कॉन्सेप्ट बताया। बोला कि इस समय का सबसे कीमती मतलब बहुत ज्यादा प्रीशियस भी है और सबसे खराब किस्म का कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कर लेता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी जब होगी तो उससे जो हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं उसका गवर्नमेंट के पास कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो अल्टीमेटली अगर गवर्नमेंट के पास कोई कंट्रोल नहीं है, रेवेन्यू जब जनरेट नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे इंपैक्ट पड़ेगा। उसमें गवर्नमेंट की कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, राइट। तो ये था थोड़ा सा इसका प्री इंडिपेंडेंस से पहले की जो हम बात कर रहे हैं, जो इसकी हिस्ट्री थी। अब बात करते हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर, बात कर रहा हूं पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस मींस आफ्टर 1947। अब क्या चेंजेस किए गए, क्या रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट द्वारा फ्रेम किए गए रिगार्डिंग वक्फ। तो सबसे पहले एक एक्ट आया, वक्फ एक्ट 1954। दिस वाज द फर्स्ट लेजिस्लेशन आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब ये लेजिस्लेशन क्यों की गई, ये एक्ट क्यों लाया गया, जिसके थ्रू क्या किया गया, एक मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम ये जो वक्फ जो है, जो भी वक्फ मींस एक प्रॉपर्टी, हमने पहले बात करी काइंड ऑफ एक एस्टेट, इसको हम क्या करेंगे, सेंट्रलाइजेशन। ये फर्स्ट स्टेप था जिसके थ्रू क्या किया गया, सेंट्रलाइजेशन की गई। किसकी? वक्फ की। सेंट्रलाइजेशन समझते हो कि मतलब एक स्टेट, स्टेट के ऊपर होगा सेंटर, सेंटर के पास कंट्रोल होगा स्टेट के अंदर, राइट। तो अब इस एक्ट के अंडर जब हमने बात करी कि सेंटर, अब यहां से देखो क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ वक्फ जो है किस एक्ट के थ्रू किया गया था सॉरी, तो वो किया गया था वक्फ एक्ट 1954 के थ्रू। अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ वक्फ किया गया, तो इसके अंडर क्या किया गया, सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया, वो एस्टेब्लिश की गई। अब ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कब एस्टेब्लिश हुई थी, इन 1964 में। अब इसका मेन मोटिव क्या था कि ये ओवरसीज करेगी जितने भी स्टेट्स हैं, और स्टेट्स में जो वक्फ बोर्ड्स है, स्टेट वक्फ बोर्ड्स की जो भी वर्किंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कौन कंट्रोल करेगा या एडमिनिस्टर करेगा, वो ये काउंसिल ऑफ, सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया करेगी, राइट। जो आपके पास एस्टेब्लिश की गई इन 1964 में, राइट। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं स्टेट वक्फ बोर्ड, ये जो एस्टेब्लिश किए गए थे, ये एस्टेब्लिश किए गए थे अंडर द सेक्शन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेक्शन 9 क्लॉज 1 ऑफ द वक्फ एक्ट 1954। तो एक क्वेश्चन ये आपके पास रहेगा, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा मेरे भाई, ठीक है। अब सीधा पूछेगा कि वक्फ, स्टेट वक्फ बोर्ड जो है कौन से एक्ट के अंडर जो है, कौन से सेक्शन के अंडर जो है वो मतलब यहां पे सीधा दे देगा जो आपके पास स्टेट वक्फ बोर्ड पर एस्टेब्लिश्ड अंडर
सेक्शन 9 क्लॉज 1 ऑफ द बक एक्ट 1954 और नीचे देगा कि कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है, 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है या 1 2 3 करेक्ट है, जैसे भी मतलब आपको पता ही है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो याद रखना स्टेट बक बोर्ड जो एस्टेब्लिश किए गए थे वो बक एक्ट 1954 के अंडर किए गए थे। कौन से सेक्शन के अंडर किए गए थे? सेक्शन 9 क्लॉज 1 ऑफ द 1954 एक्ट, राइट। चलो अब देखो यहां से एक तो क्वेश्चन ये आ गया। अब देखो हमारे पास ना, अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि टॉपिक पूरा कवर करना है हमें। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जो बॉडीज होती है ना कोई भी बॉडीज होगी वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारे पास स्टैट्यूटरी टाइप बॉडीज और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। ठीक है, अभी मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि स्टैट्यूटरी कौन सी है नॉन स्टैट्यूटरी कौन सी है, वो बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रल बग काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी कौन सी बॉडी थी, स्टैट्यूटरी बॉडी थी और नॉन स्टैट्यूटरी। तो याद रखना ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट। चलो अब इसके बाद जो सेकंड लेजिस्लेशन की गई, राइट, अब जो सेकंड लेजिस्लेशन थी आपके पास वो की गई आपके पास 1995 में, वक्फ एक्ट 1995, जिसको अमेंड किया गया अब 2025 में। इसी एक्ट को अमेंड करने के लिए जो है एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद वो अब लॉ बन चुका है, एक्ट बन चुका है 2025 में, राइट। अब 1995 के एक्ट की बात करते हैं, क्योंकि देखो ये जो एक्ट था ना इसको चेंज करना क्यों जरूरी था, क्योंकि जनरली ये जो एक्ट है ना ये एक्ट मेनली मुस्लिम्स के फेवर में था, गवर्नमेंट के पास ज्यादा कंट्रोल नहीं था। किसके फेवर में था? मुस्लिम्स के फेवर में था, राइट। अब इस एक्ट के बारे में बात करते हैं। अब जनरली ये जो एक्ट जो इनेक्ट किया गया, इस एक्ट का मेन मोटिव था कि हमें क्या करना है, गवर्न करना है। गवर्न किसको करना है? जो एडमिनिस्ट्रेशन है ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी की। वक्फ प्रॉपर्टीज की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रही है उसको गवर्नेंस करने के लिए, गवर्न करने के लिए वक्फ एक्ट 1995 आया। अब देखो ये किसके मतलब यहां से क्या किया गया, अब इसके थ्रू यहाँ पे पावर्स एंड ड्यूटीज जो है डिफाइन कर दी गई। जो आपके पास जो मुतावलीज है, राइट, उनकी ड्यूटीज डिफाइन कर दी गई। हम यहाँ पे बात करें तो जो भी आपके पास वक्फ काउंसिल थी, वक्फ बोर्ड थे, उन सब की, इवन जो आपके पास जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे, उन सब की ड्यूटीज को डिफाइन कर दिया गया 1995 एक्ट के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस एक्ट के अंदर वक्फ ट्राइब्यूनल की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहां पे क्या बोला गया था इस एक्ट के अंदर कि जो भी वक्फ के रिगार्डिंग केसेस होंगे, जो भी डिस्प्यूटेड केसेस होंगे, उनको कौन डील करेगा? वक्फ ट्राइब्यूनल डील करेगा। तो वक्फ ट्राइब्यूनल जो है एक ट्राइब्यूनल की तरह काम नहीं करेगा, एक सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा। और इस सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा तो अल्टीमेटली इसका जो जजमेंट होगी, दैट मीन्स जो भी जजमेंट यहाँ पे डिलीवर की जाएगी बाय द ट्राइब्यूनल, वो क्या होगी, जजमेंट जो होगी वो सॉरी जजमेंट क्या होगी, वो आपके पास बाइंडिंग होगी। वो जजमेंट क्या होगी? फाइनल होगी। और इस जजमेंट को फर्दर आप किसी हायर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, इसके अगेंस्ट अपील नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं इसको जो है वक्फ ट्राइब्यूनल को मोर पावरफुल कर दिया गया, जो किसके रिलेटेड केसेस लड़ेगा? वक्फ प्रॉपर्टी के रिलेटेड केसेस को डील करेगा और एज अ सिविल कोर्ट काम करेगा, और जो जजमेंट डिलीवर्ड होगी वो बाइंडिंग होगी और इस जजमेंट को कहीं और अपील नहीं किया जा सकता है। तो दैट मीन्स ये जो है अपनी पार जो है, अब यहां से सीधी बात बोली जाएगी कि ये सॉरी जो आपके पास वक्फ ट्राइब्यूनल है, तो यहाँ पे सीधी सी बात बोली गई कि जो आपके पास वक्फ ट्राइब्यूनल है वो एज अ सिविल कोर्ट काम करेंगे। तो सिविल कोर्ट जब काम करेंगे तो कौन से लॉ के अंडर काम करेंगे? ये काम करेंगे कोड ऑफ, जो वर्क करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ऑफ 1908, राइट।
तो ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी आई थिंक। तो यहां से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बर्ग ट्राइब्यूनल जो है कौन से कोड ऑफ सिविल, कौन से लॉ के अंडर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन सिविल प्रोसीजर के अंडर काम करता है, ठीक है, 1908। और इसकी जजमेंट जो है वो पेंडिंग होती है, डिसीजन जो होता है वो पेंडिंग होता है ऑन बोथ द पार्टीज की, नहीं तो अल्टीमेटली डिसीजन पेंडिंग होता था और इस डिसीजन के अगेंस्ट कहीं और अपील नहीं कर सकते थे। तो ये बात भी क्लियर रखना, राइट। राइट, चलो। तो यहाँ पे देखो, इसके बाद जो लेजिस्लेशन की गई वो 2013 में की गई, बट जब 2013 में भी सम प्रोविजन जो है वो ऐड किए गए इन द 1995 एक्ट, बट जब इसको अमेंड किया गया तो गवर्नमेंट को खुद ही पता लग गया कि ये जो अमेंडमेंट जो है, और मतलब कि जब 2013 में जो भी चेंजेस किए गए थे एक्ट में, अब जब उनको चेंजेस को इम्प्लीमेंट किया गया तो गवर्नमेंट को खुद पता लग गया, दैट मीन्स वो जो चेंजेस जो थे वो एफिशिएंट अप्रूव नहीं हुए, नॉट एफिशिएंट। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लगा कि अभी हमें इस पे और वर्क करना है, राइट। इसके बाद जो है आपके पास बक रिपील बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में, राइट, जिसको टेबल किया गया था इन राज्यसभा में दिसंबर 8 2023 में, बट कहीं कुछ कारणवश की वजह से ये भी मतलब आगे फर्दर प्रोसेस नहीं हो पाया था। अभी जो रिसेंट लेजिस्लेशन है वो अभी हमने बात करी कि रिसेंट जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त 8 2024 में। जनरली 2 बिल्स थे जो हमने पीछे बात करी, 2 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए। एक आपके पास आ गया बक अमेंडमेंट बिल 2024 एंड दूसरा आ गया हमारे पास मुसलमान बक रिपील बिल, ठीक है। तो ये रिपील बिल जो था किसको रिपील करने के लिए था, जो मुसलमान बक एक्ट है 1923, और ये था 1995 बक एक्ट को अमेंड करने के लिए, राइट। तो ये चेंजेस किए गए। अब देखो एक और बात, हमने यहाँ पे पीछे बात करी कि जो आपके पास बग प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, डोनेटेड प्रॉपर्टी है, राइट। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बार जो किसी पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी मतलब बक कर दिया, दैट मीन्स अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर दिया, किसके नाम पे डोनेट होगी, अल्लाह के नाम पे, तो क्या उस प्रॉपर्टी को फिर से ट्रांसफर किया जा सकता है उस पर्सन को। तो ये याद रखना कि ये प्रॉपर्टी जो होती है इरिवोकेबल होती है, दैट मीन्स एक बार ट्रांसफर होगी अल्लाह के नाम पे फिर फर्दर उस पर्सन को नहीं मिलेगी, राइट। अब देखो इससे मैं एक बात बोलूं, ये जो बग अमेंडमेंट एक्ट है 2025 का, इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ है मुस्लिम लेडीज को, राइट। ट्रिपल तलाक बिल आया था, एक्ट आया था, उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ लेडीज को, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट है और मोदी गवर्नमेंट जो है, कहीं ना कहीं ये एक लेडीज के बारे में, विमेंस के बारे में ज्यादा बात करते हैं, उनकी डेवलपमेंट के बारे में। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता था कि अब सीधी सी बात है कि प्रॉपर्टी का हक किसके पास होगा, जेंट्स के पास होगा। अब किसी अब उसकी अगर अपनी वाइफ के साथ नहीं बन रही है तो वो क्या करेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गुस्से में उसने अपनी प्रॉपर्टी को वक्त कर दिया। अब इस एक्ट में जब हम 2025 का एक्ट देखेंगे तो यहां से सीधा बोल दिया कि ठीक है, अगर मैं हूं, मान लो मैंने क्या करना है, अपनी प्रॉपर्टी को वक्त करना है, तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी का कुछ शेयर अपनी वाइफ को देना पड़ेगा, उसके बाद जो मेरा शेयर है उसको मैं वक्त कर सकता हूं, बट अपनी वाइफ के प्रॉपर्टी को वक्त नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं एक क्या हो गया, इनके पास लेडीज को जो है एक वे ऑफ लिविंग, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इनको जो है एक सपोर्ट मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, आपको जो है हम प्रॉपर्टी का सपोर्ट दे रहे हैं, राइट टू प्रॉपर्टी। इवन सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट दे चुकी है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक ह्यूमन राइट है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये बात याद रखना।
राइट टू प्रॉपर्टी को ह्यूमन राइट भी कंसीडर किया जाता है। ये कोर्ट की जजमेंट है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। राइट, हिमाचल प्रदेश का केस था, उसमें जो है आई थिंक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मेरे को भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बट ये जजमेंट थी, उसमें सीधी सी बात बोली गई कि राइट टू प्रॉपर्टी, ये सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट थी, जिसमें सीधी सी बात बोली गई राइट टू प्रॉपर्टी इज अ ह्यूमन राइट, तो ह्यूमन राइट डिक्लेयर कर दिया गया है। राइट, चलो हाँ, इसके बाद बात करते हैं एक कमेटी की। कमेटी की बात करते हैं। सच्चर कमेटी की, अब देखो ये एक कमेटी जो है ये फॉर्म की गई थी आपके पास, एस्टेब्लिश की गई थी इन 2005 में। ठीक है, जनरली ये बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमेटी थी और वक्फ बोर्ड के लिए भी कमेटी थी। अब सच्चर इस कमेटी के, ये जनरली 7 मेंबर्स कमेटी थी, इस कमेटी में 7 मेंबर्स थे, जिसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके पास राजेंद्र सच्चर। ये आपके पास अगर मैं बात करूं तो दिल्ली हाई कोर्ट के मतलब चीफ जस्टिस रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस है दिल्ली हाई कोर्ट के, रह चुके हैं। ठीक है, तो इनकी चेयरमैनशिप में एक 7 मेंबर्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी 2005 में। अब इस कमेटी का मेन मोटिव क्या था आपके पास, इस कमेटी का मेन मोटिव था, एम क्या था कि इन्हें क्या करना है, एग्जामिन करना है। क्या एग्जामिन करना है आपके पास, सोशियो इकोनॉमिक एंड सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस, किनका, ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, कहां पे, इंडिया में, नॉट थ्रू आउट द वर्ल्ड, इन इंडिया। राइट, अब देखो, अब जब इस कमेटी ने अपना एग्जामिन किया, सब कुछ एग्जामिन किया, तो इन्होंने अपना मतलब कुछ पॉइंट जो है वो हाईलाइट किए। उन पॉइंट्स में दैट मीन्स इन्होंने बताया कि इस कम्युनिटीज में कुछ डिसेबिलिटीज है। डिसेबिलिटीज मतलब थ्रू आउट द सोसाइटी, थ्रू आउट द सोसाइटी क्या डिसेबिलिटीज है, कि अब इन्होंने, कमेटी ने क्या रिकमेंड किया कि ये जो आपके पास मुस्लिम्स है, तो यहां पे मैं बात करूं तो एक कमेटी ने सीधा बोल दिया कि बैकवर्डनेस के टाइम पे, अगर बैकवर्डनेस के क्राइटेरिया में बात करें तो मुस्लिम्स को इस कमेटी ने प्लेस किया किसके नीचे, बिलो द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। बोला अगर देखा जाए तो मुस्लिम जो है मोर बैकवर्ड है देन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये किसकी बात कर रहा हूं, सच्चर कमेटी 2005 की रिकमेंडेशंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पे इन्होंने बात करी, सेकंड देखो हमने यहां पे बात करनी थी सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस क्या है मुस्लिम कम्युनिटी का इन इंडिया में, जिसके लिए अब इन्होंने क्या रिकमेंडेशंस की। पहली तो हमने बात कर दी बैकवर्डनेस पे, अगर सोशियो इकोनॉमिक देखा जाए तो बैकवर्डनेस में सोसाइटी में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी बिलो है कौन, मुस्लिम। ये सच्चर कमेटी की बात कर रहा हूं। सेकंड इन्होंने किस एरिया में बात करी, इन्होंने बात करी डिसीजन मेकिंग में एंड पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग, या तो देखो डिसीजन मेकिंग होगी या तो हम बात करेंगे पार्लियामेंट में, या फिर देखो या तो पॉलिटिकली बात कर लो या फिर एग्जीक्यूटिवली बात कर लो।
तो डिसीजन मेकिंग में इन्होंने बात करी आईएएस और आईपीएस में, मतलब जो हाई टॉप मोस्ट पोजीशंस है आईएएस एंड आईपीएस में। तो बोला इनकी पॉपुलेशन और डिसीजन मेकिंग परसेंटेज बहुत ही कम है। इन्होंने यहाँ पे सीधा सा सजेशन दिया, जो रिकमेंडेशन दी कि बोला अगर आईएएस में बात करें तो डिसीजन मेकिंग में इनकी जो परसेंटेज है वो सिर्फ है 3% मुस्लिम कम्युनिटी की। वहीं पे आईपीएस में अगर बात करें तो 4% है। तो बोला बहुत ही कम रेशियो है, तो हमें कहीं ना कहीं इनकी डेवलपमेंट के तरफ जो है वो फोकस करना चाहिए। थर्ड इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से बात करी कि ये तो आगे डिसीजन मेकिंग में बोला, और इसके साथ साथ पुलिस में, नॉर्मल पुलिस की बात करो, स्टेट पुलिस है, ठीक है, तो इसमें भी क्या है, इनकी जो पॉपुलेशन है और इनकी जो परसेंटेज है रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही पुअर है, रिप्रेजेंटेशन पुअर है। अब देखो पुलिस में बात क्यों करी, क्योंकि देखो जब भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है, मैं सीधी सी बात कर रहा हूं सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की, अगर एक हिंदू डोमिनेटिंग सोसाइटी है ना, और वहां पे क्या हो जाए, कोई मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा या मुस्लिम कम्युनिटी की फैमिली जो है वो रहने के लिए आ जाए, तो कहीं ना कहीं जो हिंदू डोमिनेटिंग सोसाइटी जो है, दैट मीन्स वहां पे जो आपके पास हिंदू कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते। अब वो हर किसी की मेंटेलिटी वैसी बन चुकी है कि नहीं इनका धर्म अलग है, क्योंकि इंडिया में देखो मैंने पहले ही बात करी, ये जो फूट पड़ी है किस टाइम से पड़ी है, बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर के टाइम से पड़ी है। एक मेंटेलिटी ऐसी बन चुकी है, राइट, कि नहीं इनका धर्म अलग है, इनका धर्म अलग है, ये हमारे धर्म के नहीं है, हम इनके धर्म के नहीं है, हमारे कल्चरल में डिफरेंसेस है। बट कहीं ना कहीं देखो हमें जो जोड़ के रख रहे हैं ना सबको, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, हम सबको कौन जोड़ के रख रहा है, हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो इनको ना हर कोई, पुलिस में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, अगर पुलिस में होगा तो अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का केस होगा तो कहीं ना कहीं भाई सीधी सी फैक्ट बता रहा हूँ डिस्क्रिमिनेशन होती है। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस रिलीजन का होगा तो उसको हटा के कोई दूसरे रिलीजन का लेके आएंगे। बट अगर कोई हिंदू रिलीजन का केस है तो उसमें अगर हिंदू पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, कोई मुस्लिम रिलीजन से लेकर है और उसको मुस्लिम रिलीजन का ही इंस्पेक्टर जो है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो अल्टीमेटली वहां पे दिक्कत होती है, तो उसको हटा दिया जाएगा, राइट। तो ये भी रिपोर्ट थी। इसके बाद सॉरी, अब जो देखो वक्फ कमेटी के रिगार्डिंग जो अब वक्फ के रिगार्डिंग जो सच्चर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, अब देखो सच्चर कमेटी क्या बोलती है कि जो आपके पास वक्फ प्रॉपर्टीज है, अगर वक्फ प्रॉपर्टी को अगर इन एफिशिएंट वे में पुटअप कर दिया जाए, दैट मीन्स एफिशिएंट वे में पुटअप कर दिया जाए कि उनसे अगर हमें रिवेन्यू की बात करें तो उनसे जो है सालाना एनुअली जो रिवेन्यू जनरेट हो सकता है वो आपके पास 10% है टोटल रिवेन्यू का। अराउंड अगर बात करें तो अराउंड 12,000 करोड़, ये उस टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है। और इस टाइम पे भी देखोगे तो इतना ही 20,000 करोड़ के अराउंड जो है वो रिवेन्यू जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो ये सच्चर कमेटी ने बोला, और इसके थ्रू उन्होंने और ज्यादा रिकमेंडेशन दी कि इन्होंने क्या बोला कि हमें जो है प्रॉपर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलराइज करना पड़ेगा, एक रेगुलेशंस लानी पड़ेगी। रेगुलेशंस मतलब कुछ रूल जो है और ड्यूटीज जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी। अब ड्यूटीज और रूल्स किसके डिफाइन करने पड़ेंगे, मुतावलिस के, जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उस वक्त का, ठीक है, उसके रूल और रेगुलेशन जो है और उसकी फंक्शनिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ में ये जो वक्फ है इनकी प्रॉपर्टी, दैट मींस वक्फ जो है इनके रिकॉर्ड्स को प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्लियर।
ये किसने बात करी? सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन है। अब मैनेजमेंट ऑफ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बोला कि जो नॉन मुस्लिम्स है, नॉन मुस्लिम्स को हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड करना पड़ेगा किसमें? इन दी वक्फ मैनेजमेंट में। अब ये जो मैनेजमेंट में जो नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड किया जाएगा, ये एक्सपर्टीज होंगे। दैट मीन्स कि जिनको टेक्निकल एक्सपर्टीज होगी, उनको हम क्या करेंगे? वक्फ मैनेजमेंट में इंक्लूड करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। और साथ में यहां पे क्या रिकमेंडेशन दी कि जो वक्फ मैनेजमेंट है या फिर वक्फ बोर्ड जो है, बोर्ड जो है, इनको फिर से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा या फिर इनमें हमें ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या सजेशन दिया कि हमें इसमें क्या करना है? इंक्लूजन करनी है, इंक्लूड करना है। इंक्लूड करना है किसको? विमेंस को। मतलब हमें एटलीस्ट 2 विमेन मेंबर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा बोर्ड में, राइट? और ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बोर्ड्स है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म वक्फ बोर्ड में तो बोला 2 विमेंस की इंक्लूजन होनी चाहिए, चाहे वो आपके पास सेंट्रल वक्फ बोर्ड है या सेंट्रल वक्फ कमेटी है, चाहे वो स्टेट वक्फ बोर्ड्स है, राइट? सब में जो है वो क्या होना चाहिए? विमेंस की एटलीस्ट 2 विमेंस की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, राइट? और यहीं पे बोला कि ये जो आपके पास सेंट्रल वक्फ कमेटी है, स्टेट वक्फ बोर्ड्स है, इनमें क्या होना चाहिए? एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर जो है उसमें अपॉइंट होना चाहिए। वो अपॉइंट कर दो। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल मतलब आईएएस लेवल का ऑफिसर जो है उसमें उसमें एक पोस्ट होनी चाहिए जो उसको जो डील करेगा वो ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा। दैट मीन्स आईएएस आईपीएस जो है, आईएएस मेनली जो होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होंगे, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है। ठीक है। और साथ ही साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बोला? क्योंकि देखो इन्होंने बोला कि एटलीस्ट 12,000 करोड़ तक जो है रिवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो अल्टीमेटली बोला कि ये जो वक्फ बोर्ड्स है या फिर जो वक्फ प्रॉपर्टीज है, सॉरी क्या हो गया? चलो, तो एटलीस्ट यहां पे बोला कि ये जो आपके पास वक्फ जो है, इनको क्या करना चाहिए? इनका एनुअल ऑडिट करवाओ। अब ये जो एनुअल ऑडिट होना चाहिए ये एटलीस्ट कैग के लेवल पे होना चाहिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लेवल पे, राइट? तो ये जनरली रिकमेंडेशंस थी किसकी? सच्चर कमेटी की, राइट? तो चलो अब बात करते हैं हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के बारे में कि फर्दर इसके थ्रू जो है क्या चेंजेस की गई। मेन पॉइंट, की पॉइंट देखेंगे कि इस एक्ट के थ्रू क्या चेंजेस की गई। की पॉइंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो इसके थ्रू क्या चेंजेस किए गए? सबसे पहले तो याद रखना कि इसने किस किस एक्ट को रिप्लेस किया? जो आपके पास एक्ट 1995 था उसको अमेंड कर दिया गया 2025 में। ठीक है, जिसका मेन मोटिव है कि हमें क्या करना है? इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करना है किसको? मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी ऑफ वक्फ बोर्ड। ठीक है, वक्फ बोर्ड की मैनेजमेंट करनी है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, राइट? अलॉन्ग विद यहाँ पे डेवलपमेंट भी करनी है और एम्पावरमेंट भी करनी है, अलॉन्ग विद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एम्पावरमेंट किसकी? कि गर्ल्स को भी, विमेंस को भी एम्पावर करना है, राइट? तो यहाँ पे अब इस एक्ट के अंडर क्या बोला गया? 2025 के एक्ट के अंडर बोला गया कि अब क्या होगा? वक्फ
की फॉर्मेशन होगी। अब यहां पे बोला गया कि बग जो फॉर्म किया जाएगा, अब बग जो फॉर्म्ड होगा, फॉर्म्ड बाय एक डिक्लेरेशन की जाएगी, इसके अंडर जो है, इस एक्ट के अंडर जो है ये हम फॉर्म हो रहा है, और इस एक्ट के अंडर ये इसका मोटिव रहेगा, ये एम है, ऑब्जेक्टिव है जो हमें डील करने हैं, राइट। सेकंड यहां पे बोला एक डिक्लेरेशन होगी, सेकंड बग जो फॉर्म्ड होगा बाय रिकॉग्निशन के थ्रू, जो किस पे बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म यूज, ठीक है, बग बाय यूजर, मतलब इसको जो है यूज कर सकते हैं, यूजर द्वारा जो है यूज किया जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और कब होगा, एंडोमेंट व्हेन द लाइन ऑफ सक्सेशन एंड्स, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे भाई, ये चीज याद रखना। मतलब कब आप इसको क्या करोगे, डोनेट करोगे, बग कब बोलोगे, जब लाइन ऑफ सक्सेशन जो है एंड हो जाएगी। अब भाई इसमें क्या एक टर्म यूज करते हैं, मीन्स बक अलाल औलाद, बक, ये टर्म आप पूछ सकता है एग्जामिनर, औलाद क्या है भाई, अब फॉर्म होगा इसके थ्रू, मतलब बक अलाल औलाद मीन्स बक फॉर फैमिली, बक फॉर किसके लिए, फॉर फैमिली के लिए, औलाद से फैमिली। अब यहां पे क्या होगा, बक कब करेगा कोई पर्सन, जब, ठीक है, दैट मीन्स बक करेगा पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को फॉर द फेवर ऑफ देयर चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन, एंडोमेंट व्हेन द लाइन ऑफ सक्सेशन ऑफ एंड्स, मतलब जब वो पता है कि मेरे बाद अब मेरा लीगल हायर कोई नहीं है, तो मैं प्रॉपर्टी रख के क्या करूंगा, या फिर एक तरह से क्या है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को बग कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को एक एंश्योरिटी हो जाएगी कि मेरी प्रॉपर्टी का मिसयूज नहीं होगा, राइट। तो बग अलाल औलाद, बग फॉर फैमिली, जब कोई पर्सन क्या करता है, बग फॉर फैमिली का मीन्स व्हेन अ मुस्लिम मैन क्या करेगा, यहाँ पे डोनेट करता है, डोनेट्स हिज प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट करता है, किसके फेवर में, इन द फेवर ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन और ग्रांड चिल्ड्रन के फेवर में, राइट। तो ये बात याद रखना। अब देखो यहां से थोड़ी बात समझते हैं, अब देखो यहां पे क्या बोला गया, अब इन तीनों टर्म्स को समझो, फॉर्म्ड बाय डेक्लरेशन, बोला कि अब कौन बक करेगा, बोला कि बक वही कर सकता है पर्सन, वही परफॉर्म करेगा जो प्रैक्टिस कर रहा है इस्लाम को। डिक्लेरेशन का मतलब हो गया कि जो पर्सन अपने इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है लास्ट 5 ईयर से, एटलीस्ट 5 ईयर से, तो वो क्या कर रहा है, इस्लाम को प्रैक्टिस कर रहा है, वो क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है, ठीक है। बट इसमें सीधी सी बात बोल दी गई, मस्ट ऑन, मतलब कि अब वो पर्सन जो है डिक्लेयर करेगा अपनी प्रॉपर्टी को, बट उसको वो सिर्फ अपना ऑन शेयर ही क्या करेगा, वहां पे अपना ऑन शेयर ही क्या करेगा, वहां पे वक्फ करेगा, डोनेट करेगा, राइट। अपनी फैमिली का, अपनी मतलब अपनी वाइफ का शेयर जो है वो डोनेट नहीं कर सकता, राइट। सेकंड यहां पे बात करें, अब देखो यहां पे सेकंड हमने क्या बोला कि रिकॉग्निशन बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म यूज, लॉन्ग टर्म यूज दैट मींस कि यहां पे उस प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा बग बाय यूजर
कि वो जो है लॉन्ग टर्म के लिए, कि यहां पे उस प्रॉपर्टी को यूज किया जाएगा फॉर द रिलीजियस पर्पसेस, यूज्ड फॉर द रिलीजियस पर्पसेस और चैरिटेबल पर्पसेस, किसी और के लिए नहीं यूज करेंगे, मीनिंग वही रखा। ठीक है। और थर्ड यहां पे जो हमने बात करी वक्फ अल औलाद की, कि पर्सन ठीक है अपना शेयर जो है डोनेट कर सकता है, बट उस टाइम पे वो ये नहीं कर सकता कि अपने जो लीगल हायर्स है उनके शेयर को भी डोनेट कर दे। सिर्फ ठीक है वो शेयर डोनेट करे, मतलब सीधी सीधी सी बात है कि वक्फ और अल औलाद में क्या होता था कि पर्सन जो है अपना प्रॉपर्टी जो है अपने बच्चों के लिए जो है वो डोनेट कर देता था। अब यहाँ पे सीधी सी बात बोल दी कि ठीक है आप वक्फ करो, ठीक है, बट आप सिर्फ अपना शेयर ही क्या कर सकते हो, वक्फ करोगे अपने लीगल हायर्स। अब जो आपके लीगल हायर्स है उनका शेयर जो है आप वक्फ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लीगल हायर जो है राइट टू प्रॉपर्टी, मैंने पहले भी बोला, इज अ ह्यूमन राइट। तो इसमें चाहे आपकी वाइफ है इंक्लूडिंग वीमन, आपकी जो डॉटर है, आपका जो सन है, आप उनके शेयर को वक्फ नहीं कर सकते हो। तो ये बात इस एक्ट के अंदर बोली गई, राइट। अब देखो ये इसमें नेक्स्ट इस बिल में क्या बोला गया, अमेंडमेंट बिल में, कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वर्क, अब देखो अब क्या होता है कि सम टाइम अगर इन केस कभी वक्फ की प्रॉपर्टी में अगर गवर्नमेंट का शेयर निकल जाता है, अब जनरली होता क्या था, जैसे अब यहाँ पे बोल दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, मान लो किसी ग्राउंड को बोल देते हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ यहाँ पे बोल देते हैं कि ये वक्फ है जी, ये हमारी है, मुस्लिम प्रॉपर्टी है, इस पे गवर्नमेंट का कोई अधिकार नहीं है। अब इस एक्ट में बोल दिया, तो वहां पे देखो अब क्या होता था, हमने पहले बोला कि ट्राइब्यूनल के पास मोर पावर थी, ठीक है, वो जो है अपने अकॉर्डिंग जो है डील करते थे अपने लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उनके डिसीजन को कहीं और चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी बनी हुई थी कि उस प्रॉपर्टी को क्लेम नहीं कर सकती थी। अब क्या होगा, अगर कोई वक्फ है और उसके अंडर उस प्रॉपर्टी में अगर गवर्नमेंट का शेयर निकलेगा, तो वो गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट को हो जाएगी, वो वक्फ की नहीं रहेगी। दैट मीन्स जो इलीगल पोजेशन है वक्फ का, ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे, गवर्नमेंट शेयर पे, तो वो जो है गवर्नमेंट ले लेगी। अब आप कुछ नहीं कर सकते, अब आप किसी ट्राइब्यूनल के पास नहीं जा सकते, ट्राइब्यूनल की बात भी करते हैं, राइट। अब देखो इस टाइम पे अगर कोई गवर्नमेंट का शेयर निकलता है किसी वक्फ प्रॉपर्टी पे, तो उस टाइम पे उस एरिया का जो डीसी होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, वो सारा मतलब एग्जामिन करेगा, डिटरमिन करेगा कि एक्चुअल में यहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर है कि नहीं है, ऑनरशिप किसकी है, वक्फ की है कि गवर्नमेंट की है। अगर गवर्नमेंट की होगी तो उस टाइम पे फिर वो जो है वहां पे रिवेन्यू रिकॉर्ड जो है वो प्रिपेयर करेगा, रिवेन्यू रिकॉर्ड प्रिपेयर करेगा एंड किसको सबमिट करेगा, टू द स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया जाएगा कि अब स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है उस प्रॉपर्टी की पोजेशन जो है वो ले लेगी, राइट, और वहां से रिवेन्यू जनरेट होगा। अब देखो इस एक्ट के थ्रू जैसे हमने बोला ना कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एज वक्फ, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी निकलेगी वक्फ में, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट शेयर जो है वो उनसे ले लिया जाएगा, मतलब वो वक्फ नहीं रहेगा, सीज हो जाएगा और गवर्नमेंट के पास जो है उसका पोजेशन आ जाएगा। अब 1995 के एक्ट में क्या था कि जो प्रॉपर्टी जो है, अब ये पार किसके पास थी कि वो वहां पे डिफाइन करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ है, तो वो पावर किसके पास थी, वो पावर थी वक्फ बोर्ड के पास। मतलब वो बोल देते थे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है तो भाई हमारी है, अब इसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमने ट्राइब्यूनल की बात भी कर दी। तो अब 2025 के एक्ट के थ्रू अब इस पावर को कैंसिल कर दिया, बोला कि अब ये वक्फ बोर्ड डिसाइड नहीं करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है कि सरकारी है या किसी और पर्सन की, राइट। तो अब बोला इसके बाद
बोला जब अब प्रॉपर्टी का अधिकार मतलब वक्फ बोर्ड से वो राइट छीन लिया कि आपके पास वो पावर नहीं है कि डिक्लेयर करना कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं, तो अब वो बोला यहाँ पे क्या होगा, अब सर्वे होगा वक्फ का, सर्वे ऑफ वक्फ। तो यहाँ पे बोला इसके लिए अब क्या किया जाएगा, अपॉइंटमेंट की जाएगी। अपॉइंटमेंट होगी किसकी, सर्वे कमिश्नर की, ठीक है, एंड एडिशनल सर्वे कमिश्नर होगा, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, सर्वे करेंगे उस प्रॉपर्टी को, ठीक है। और यहाँ पे जो है मतलब ये सर्वे कमिश्नर जो होगा, सीधी सी बात है, सर्वे कमिश्नर जो होगा डीसी रैंक का पर्सन होगा। अब ये सर्वे करेंगे और एडिशनल सर्वे कमिश्नर दैट मींस एडीसी होगा। तो ये सर्वे करेंगे उस प्रॉपर्टी को, वक्फ की प्रॉपर्टी को, और अगर वो प्रॉपर्टी वक्फ की है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है तो ठीक है, वो तो क्या होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगी गवर्नमेंट के पास। अगर मतलब गवर्नमेंट का शेयर होगा तो गवर्नमेंट का, अगर किसी और पर्सन को होगा तो उसको जो है वो वापिस कर दिया जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि जो इलीगल पोजेशन की गई है, एनक्रोचमेंट की गई है बाय द वक्फ बोर्ड्स, ठीक है, प्रॉपर्टी पे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे, जो बोलते हैं कि नहीं ये हमारा ही प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है, अगर वो इलीगल हुई तो अब वो वहां से उनको उनसे छीन ली जाएगी, राइट। इसके साथ साथ अब वक्फ एक्ट 2020, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 क्या बोलता है कि अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी सेंट्रल वक्फ काउंसिल। सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, जिसका मेन मोटिव क्या होगा, ये जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, जिसका मेन मोटिव है कि वो क्या करेगी, एडवाइस करेगी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को एंड वक्फ बोर्ड को। एडवाइस करना है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को एंड वक्फ बोर्ड को। अब किसके रिगार्डिंग, अब देखो ये जो CWC है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो है, ये जो फेम होगी, इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, बात आती है यहाँ पे चेयरपर्सन की। तो ये बात याद रखना, जो यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज है ऑफ वक्फ के, वो क्या होंगे, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन। एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन का मतलब कि बाय वर्चू ऑफ हिज पोस्ट ही वो क्या बन जाते हैं, चेयरपर्सन बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हमारे वाइस प्रेसिडेंट के होते हैं, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होते हैं, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन होते हैं किसके, राज्यसभा के, राइट। तो वैसे ही यूनियन मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ वक्फ जो होगा वो क्या होंगे, एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन होंगे सेंट्रल वक्फ काउंसिल के। इनके साथ साथ बोला कि इस सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जितने भी मेंबर्स होंगे, ऑल द मेंबर जो होंगे वो कौन होंगे, वो मुस्लिम्स होंगे। बोला मुस्लिम्स तो होंगे ही होंगे बट एटलीस्ट 2 मेंबर जो होंगी वो 2 मस्ट बी विमेन। एम्पावरमेंट की बात हमने पहले कर दी थी, ठीक है। तो ये बात यहां पे कर दी गई। तो यहां पे बोला गया कि बोला अब देखो इस जो काउंसिल है CWC जो है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जो मेंबर जो होंगे, उनमें सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जो रिप्रेजेंटेशन जो होगी मेंबर्स की, वक्फ काउंसिल में जो मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होगी, उसमें अगर मैं बात करूं तो उसमें मेनली मेंबर्स होंगे, जो रिप्रेजेंटेशन होगी, रिप्रेजेंटेटिव होंगे कहाँ के, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हमें देखने को मिलेंगे
सेकंड यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो स्कॉलर्स होंगे। अब स्कॉलर्स कौन से? पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर, हिस्ट्री के स्कॉलर नहीं। जो स्कॉलर्स होंगे किसके? जिनको इस्लामिक लॉ, जिन्होंने पढ़ा होगा इस्लामिक लॉ, दैट मीन्स जिसको इस्लामिक लॉ को क्या बोलते हैं वैसे न्याय शास्त्र को? वो बोलते हैं जूरिस्प्रूडेंस, प्रूडेंस, राइट, जूरिस्प्रूडेंस। तो यहाँ पे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जो है वो है आपके पास, उसको बोला जाता है फिक। फिक मींस इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। जो स्कॉलर्स होंगे इस्लामिक लॉ के, एंड जो इस काउंसिल के मेंबर्स होंगे कौन होंगे? जो आपके पास वक्फ बोर्ड्स हैं उनके जो चेयरपर्सन होंगे वो भी इस काउंसिल के मेंबर्स होंगे, ठीक है। और इन मेंबर्स में एटलीस्ट सिंपल सी बात है कि 2 मेंबर जो होंगे वो विमेन होनी चाहिए, 2 मस्ट बी विमेन, मस्ट, राइट। तो ये बात आ गई, क्लियर हुआ इतना? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। इस एक्ट में बात करी गई वक्फ बोर्ड की। बोला गया कि अब वक्फ बोर्ड जो है वो क्रिएट किया जाएगा। वक्फ बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो वक्फ बोर्ड जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा तो इसके अंडर, एक्ट के अंडर क्या बोला गया कि यहाँ पे इलेक्शंस किए जाएंगे अप टू 2 मेंबर्स, इलेक्शन किए जाएंगे ऑफ अप टू 2 मेंबर्स। वो 2 मेंबर्स होंगे, ठीक है। वो कहां से होंगे? फ्रॉम इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। मुस्लिम से 2 मेंबर जो है वो क्या किए जाएंगे? इलेक्शन किए जाएंगे। अब किससे किए जाएंगे? जो एमपीज है ना, एमपीज में से ही क्या किया जाएगा? 2 जो भी मुस्लिम एमपीज हैं उनमें से 2 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा इस वक्फ बोर्ड के लिए। तो वही से जो होगा मतलब वहां से इलेक्शंस किए जाएंगे, ठीक है। एमपीज आ गए, अब 2 मेंबर्स, वहीं पे बोला 2 मेंबर जो होंगे एमएलए से होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से किए जाएंगे वक्फ बोर्ड में। वहीं पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस स्टेट में है वहां से की जाएंगे, ठीक है। और थर्ड यहाँ पे बोला गया वक्फ बोर्ड में मेंबर्स होंगे बार काउंसिल मेंबर्स, बार काउंसिल मेंबर्स। अब बार काउंसिल कौन सी? ये बात कर रहे हैं जुडिशरी की। आपको पता है कि कोर्ट्स में होते हैं बार काउंसिल्स। अब बार काउंसिल्स में जो जुडिशियल मेंबर्स होंगे जो मुस्लिम्स होंगे उनमें भी इलेक्शंस किए जाएंगे और वहां से भी 2 मेंबर्स इलेक्ट किए जाएंगे, राइट। मतलब यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाएंगे वक्फ बोर्ड में। ऐसे नहीं कि सरकार ने बोल दिया कि हाँ भाई तू अपना बंदा है तू आ जा, मैंने बोल दिया कि तू अपना बंदा है यार तू आ जा, नहीं। यहाँ पे अमंग द मेंबर जो होंगे जो उस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, ठीक है, उस हाउस के मेंबर्स हैं, ठीक है, या फिर उस संसद के मेंबर है, तो वहां से इलेक्ट होके मेंबर जो है वो इस बोर्ड में जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल एमएलए से, एमपी से, एमएलसी से, या फिर ये बार काउंसिल जो है इनसे जो है इलेक्ट होके जो है वक्फ बोर्ड में मेंबर्स जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे देखो इलेक्शन तो होंगे होंगे, इस बिल के थ्रू क्या बोला गया? स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दे दी। स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि ये जो हमने ऊपर कैटेगरीज बात की, एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज और बार काउंसिल, ठीक है, तो बोला आप इनसे एटलीस्ट 1 मेंबर नॉमिनेट करके भी भेज सकते हो, नॉमिनेशन भी होगी, राइट, वो गवर्नमेंट की तरफ से होगी। वहीं पे बोला गया कि बोला ये जो वक्फ बोर्ड है, यहां पे ये बात समझना। चलो अभी इतना करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर और हम इसको करेंगे, क्योंकि इसमें फिर हमें बात करने पड़ेगी बोरा एंड आगा खानी कम्युनिटीज की, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया वक्फ बोर्ड में जो आपके पास जो मेंबर्स होने चाहिए, 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी होंगे इस बोर्ड में। 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ
एक मेंबर जो होना चाहिए, 1 मेंबर फ्रॉम ईच फ्रॉम शिया से भी होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन, सुन्नी से भी होनी चाहिए, शिया एंड सुन्नी आपको पता है, एंड जो बैकवर्ड क्लासेस है मुस्लिम्स की, वहां से भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ बोला कि एक एक मेंबर जो है बोहरा एंड आगा खानी मुस्लिम कम्युनिटीज जो है यहां से भी आपको देखने को मिलनी चाहिए, राइट। तो ये बात भी यहां पे बोली गई, और इसी के साथ साथ विमेंस की बात तो बोली गई है कि विमेंस की जो है रिप्रेजेंटेशन एटलीस्ट 2 मेंबर जो होने चाहिए वो विमेंस होनी चाहिए। ये बात क्लियर हुई। चलो इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद मैं ये शिया सुन्नी और बोरा आगा खानी की भी बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो इस एक्ट में बोला गया ट्राइब्यूनल्स की बात तो करेंगे ही, क्योंकि लास्ट एक्ट में हमने बोला था कि ट्राइब्यूनल्स के पास फुल पावर थी और उसका डिसीजन बाइंडिंग होता था पार्टीज में। अब यहां पे बोला गया कि अब स्टेट जो है वो क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करेगा ट्राइब्यूनल्स। स्टेट क्या करेगा, अपनी तरफ से ट्राइब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा, जो किसको ट्राइब्यूनल्स, देखो ना ये ट्राइब्यूनल्स होते ही है कि स्पेसिफिक किसी मैटर के साथ जो है डील करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे स्टेट को बोल दिया कि आप ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करोगे जो डील करेगा विद द वक्फ मैटर के साथ, ठीक है। वक्फ के साथ जो भी डिस्प्यूट होगा उसके साथ जो है वो डील करेगा। अब इन ट्राइब्यूनल्स का जो चेयरपर्सन होंगे या फिर जो चेयरमैन होंगे, मैं बोलता हूँ कि चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन करना चाहिए, मैन की जगह वुमेन भी तो हो सकते हैं ना। तो चेयरपर्सन जो होंगे वो जज होंगे, ठीक है। अब ये जज कौन सा होगा, इक्विवेलेंट होना चाहिए टू द डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट या फिर सेशन जज के इक्विवेलेंट, और सिविल जज होना चाहिए, ठीक है। चेयरपर्सन कौन होगा, जज होगा जो इक्विवेलेंट होगा या तो डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट, सेशन जज या सिविल जज के इक्विवेलेंट, मतलब इनसे छोटा जज नहीं हो सकता। इसके साथ साथ इसमें जो होगा, इस ट्राइब्यूनल के जो मेंबर्स होंगे वो होंगे आपके पास ऑफिसर्स लाइक स्टेट ऑफिसर्स, जो एडीएम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रैंक के, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रैंक के। सेकंड यहां पे बात करी कि पर्सन जो जिसको मुस्लिम लॉ और जूरिस्प्रूडेंस की पूरी नॉलेज है, पर्सन नॉलेज, जिसको नॉलेज है किसकी, नॉलेजेबल इन मुस्लिम लॉ एंड जिसको हम बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस की, ठीक है। जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग ही क्या होता है, थ्योरी ऑफ लॉ और फिलॉसफी ऑफ लॉ, ठीक है। अभी हमने बात करी कि मुस्लिम लॉ जो है उसको बोलते हैं फिक, ये बात याद रखना, फिक क्या है, मुस्लिम लॉ, और इस्लाम जूरिस्प्रूडेंस, राइट। चलो अब देखो इसी एक्ट में क्या बोला गया कि ये जो ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट होगा, इस ट्राइब्यूनल का डिसीजन वो फाइनल होगा, बट फाइनल इन द सेंस ये नहीं है कि उसको हम फर्दर अपील नहीं कर सकते। पहले क्या था कि फाइनल था और उसके डिसीजन को वो अपील नहीं किया जा सकता था, बट हाँ अब इस केस में जो भी ट्राइब्यूनल का डिसीजन होगा उसको जो है अपील किया जा सकता है, मे बी अपील्ड इन हायर कोर्ट। हायर कोर्ट में आप क्या कर सकते हो, उसको अपील कर सकते हो। हायर कोर्ट इन द सेंस कि देखो डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, ठीक है, आप उससे हायर कोर्ट में जाओ, ठीक है। अब उससे हायर कोर्ट में जब आप जाओगे तो कितना टाइम पीरियड यहाँ पे बता दिया कि जब डिसीजन आया ट्राइब्यूनल का उसके विद इन 90 डेज जो है उस डिसीजन को आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो हायर कोर्ट में।
अगर आपने 90 डेज के अंडर अपील नहीं किया तो वो जो है डिसीजन फिर फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा। ठीक है, फर्दर जो है फिर उस पिटीशन को जो है वो खारिज किया जा सकता है, मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं होगी। रिगार्डिंग ये भी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं 2025 एक्ट के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने आप को क्या पावर दी। अब इस एक्ट के थ्रू पावर दे दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है कि वो क्या करेगी, फॉर्म करेगी रूल्स। रूल्स किसके रिगार्डिंग? रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। ठीक है, जहां पे अगर गवर्नमेंट जाएगी तो पब्लिकेशन कर सकती है। पब्लिकेशन क्या? पब्लिकेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ वक्फ के अकाउंट को पब्लिक किया जा सकता है। उसके साथ साथ जो वक्फ बोर्ड है उसकी प्रोसीडिंग्स को भी पब्लिक किया जा सकता है। पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ वक्फ बोर्ड। ठीक है, और साथ ही साथ इस एक्ट के अंडर ही बोल दिया गया कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, वक्फ अकाउंट का ऑडिट कर सकती है। और ये ऑडिट जो होगा वो मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के इक्विवेलेंट ऑफिसर, दैट मींस कैग के और डेजिग्नेटेड ऑफिसर द्वारा किया जाएगा ऑडिट। कैग और डेजिग्नेटेड ऑफिसर द्वारा जो है इन बोर्ड्स का ऑडिट किया जाएगा। देखो कहीं ना कहीं जो सच्चर कमेटीज की रिकमेंडेशन थी उन्हीं को इंप्लीमेंट किया गया इस एक्ट के अंडर। इसी एक्ट के अंडर वक्फ बोर्ड जो है, दैट मींस इस एक्ट के अंडर बोल दिया गया कि सेपरेट वक्फ बोर्ड जो है वो आगा खानी एंड बोरा सेक्ट्स, आगा खानी एंड बोरा सेक्ट जो है मुस्लिम्स के लिए, उनके लिए जो है अलग से वक्फ बोर्ड जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। राइट, तो देखो ये आगा खानी और बोरा सेक्ट्स हैं क्या। ठीक है देखो अगर मैं बात करूं तो इस्माइलीस के दो मेजर सेक्ट्स हैं, मेजर सेक्ट्स ऑफ इस्माइली। ठीक है, एक आगे आपके पास आगा खानीज जिनकी बात आप हम कर रहे हैं, और दूसरा आगे आपके पास बोरास। ठीक है, अब ये आगा खानीज जो है, अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है। ये आगा खानीज 49 इमाम्स में बिलीव करते हैं, बिलीव्स इन 49 इमाम्स, और वहीं पे बोरास जो है दे बिलीव इन 21 इमाम्स। ठीक है, अब ये भाई साहब इमाम क्या है। अब आप बोल रहे होने सर इमाम इमाम करे जा रहे हैं, है क्या ये इमाम। ठीक है देखो ये जनरली बिलीव करते हैं इस्माइल में, इस्माइलीज एन इमाम। इमाम मतलब कि काइंड ऑफ अगर मैं बात करूं इनके ये जो इस्माइलीज जो है, इस्माइल जो है इनको इमाम मानते हैं, जो किसके सन है, सन ऑफ इमाम, मतलब ये सन ऑफ इमाम अल सदीक, इसमें बिलीव करते हैं। ठीक है, आगा खानीज और बोरस दोनों। ठीक है, और रिजेक्ट करते हैं, देखो इस्माइली के ना सॉरी ये जो थे ना, मतलब इमाम अल सदीक के ना दो बेटे थे। ठीक है, एक थे इस्माइल, दूसरे थे आपके पास मूसा अल कादिम। ठीक है, तो ये भी इनके बेटे थे। तो ये बोहरा और आगा खानी सेक्ट जो है दोनों किस में बिलीव करते हैं, इस्माइलीज। तो बोला ना 21 इमाम्स, मतलब आगे फर्दर इनकी जनरेशन में बिलीव करते हैं। तो ये मूसा अल कादिम में नहीं बिलीव करते। तो इतना याद रखना कि ये दो सेक्ट्स है, आगा खानीज एंड बोरास।
ठीक है। और शिया सुन्नी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो चलो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये था हमारे पास वक्फ एक्ट 2025। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, और कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसे आपको मेरी वीडियो लगी। थैंक यू।